अच्छा जी। आज मैं आपसे एक दो बातें डिस्कस करना चाहूँगा और पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और वो स्टोरी आपने अपने दिल दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि वो स्टोरी आपको हर उस जगह पर मदद करेगी, हर उस जगह पर जहाँ आप समझोगे कि कुछ बाकी नहीं रह गया, वो स्टोरी वहाँ भी आपकी हेल्प करेगी। हंगरी नाम का एक कंट्री है, आपने सुना होगा, मेड इन हंगरी मोबाइल्स के पीछे भी लिखा होता है हंगरी। वहाँ का एक जवान था फौज में, जिसका नाम था कैरले। वो लड़का दुनिया के उस कंट्री के बेस्ट पिस्टल शूटर्स में से एक था। ऐसा पिस्टल शूटर कि जो जब पिस्टल शूटिंग में निशानेबाजी करता था तो बहुत सारे मुकाबले जीतना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। 1938 में जब वो पिस्टल शूटिंग के कुछ मुकाबले जीता तो उसने कहा कि 1939 में, उसी 1938 के बाद हंगरी कंट्री जो था वो एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन, एक मुकाबला करवाने जा रहा था। जब वो मुकाबला करवाने जा रहा था तो हंगरी में कैरले ने सोचा कि वो हंगरी के बेस्ट पिस्टल शूटर में से एक होगा। उसने बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन हुआ ये कि चूंकि वो फौजी था, छावनी में जो कैंटोनमेंट होती हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करते करते उसके हाथ पे बॉम्ब चल गया। उसके हाथ पे, जिससे वो पिस्टल शूटर बना, हंगरी में एक नाम हुआ, उसके हाथ में बॉम्ब चल गया। उसका हाथ फिनिश, ज़ाया हो गया। तकरीबन यहाँ तक, कोहनी तक उसका बाजू ही कट गया, क्योंकि बॉम्ब हाथ में चल गया। अब उसके फ्रेंड्स को, उस मुल्क के लोगों को, उसके कंपेटिटर्स को पता था कि ही वांटेड टू बिकम बेटर देन ऑल अदर पिस्टल शूटर्स। लेकिन क्या हुआ, उसका हाथ चला गया। अगर हम उसकी जगह होते क्या करते? हम कहते कि किस्मत में नहीं कि हम दुनिया के टॉप पिस्टल शूटर्स में से हों, क्योंकि जिस हाथ से मैं निशाना लगाता हूं वही हाथ मेरा चला गया, मैं क्या करूंगा। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बहुत खुदा से गिले किए, शिकवे किए कि मेरा ये पैशन था, मेरा ये ड्रीम था कि मैंने दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना है। ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया। रोया, चिल्लाया। उसके बाद अपना सामान बांधा और एक जंगल में चला गया। खाने का सामान थोड़ा लिया, वहां चला गया। उसने क्या किया, वहां पर सोचता रहा। 2-3 महीने रह गए और 1939 आ गया। 2 महीने रह गए, उसका हाथ चला गया था। तो उसने सोचा कि किस्मत नहीं चाहती कि वो दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बने। उसने क्या किया, उसने देखा कि जो मेरे पास नहीं है मैं उस पर फोकस ना करूं, जो मेरे पास है मैं उस पर फोकस करूं। एंड व्हाट ही हैड, हिज लेफ्ट हैंड। उसने कहा कि जो मेरे पास नहीं है मैं उस पर फोकस ना करूं, जो मेरे पास है मैं उस पर फोकस करूं। अगर हम आप होते तो हम छोड़ के गेम, रो के, अपना पैशन, अपना मकसद चेंज करके इस दुनिया में कोई और काम कर रहे होते।
उसने लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी उस जंगल में। वहां खाता, वहां रहता और बस पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता। 3 महीने बाद 1939 में जब मुकाबला होने जा रहा था और वो वहां पहुंचा, जो पुराने प्लेयर्स थे जिनको पता था कि कैरली इज वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल शूटर्स ऑफ दिस कंट्री, वो फौरन आए, थोड़ा रोए, उसको गले मिले और एक दूसरे को कहते हैं, देखो ये आज भी इसमें कितना पैशन है कि दुनिया का, हंगरी का ये बेस्ट पिस्टल शूटर था, इसका हाथ चला गया लेकिन आज भी वो हमें हौसला देने के लिए यहां आया है। और जब कैरली ने सुना उसे कहते हुए कि ये हमें हौसला देने के लिए आया, उसने कहा, प्लीज 1 मिनट, बाद में मुझे हक कर लेना, स्टॉप राइट देयर। मैं यहां पर हौसला नहीं किसी को देने आया, मैं यहां पर कंपीट करने आया हूं, आप लोगों को सीधे हो जाओ। और जब उसने ये कहा, सब हैरान रह गए कि हाउ ही कैन डू दैट। 3 महीने पहले इसका वो हाथ चला गया जिससे वो हंगरी का बेस्ट पिस्टल शूटर था और आज ये हमें कह रहा है कि हमें हराएगा। लोगों ने सोचा शायद मेंटली डिस्टर्ब है, हिल गया है। चलो, उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। सब ने अपने बेस्ट हाथ से, जिसको वो पूरी उम्र यूज करते रहे, उससे बेस्ट हाथ से पिस्टल शूटिंग के मुजाहिरे किए, मुकाबला कंपीट किया। पूरी जिंदगी जो लोग अपना राइट हैंड यूज कर रहे थे, एंड कैरली he used his only hand that he had, जो लेफ्ट रह गया था उसके पास। और उस गेम में कौन जीता? कैरली। उस गेम में कैरली जीता जिसके पास सिर्फ एक हाथ था, जिसने कोई बहाना बनाए बगैर प्रैक्टिस की। उसके बाद कैरली ने एक अपना ड्रीम बनाया, एक एम बनाया। ओलंपिक्स गेम होती हैं, आपने सुना होगा, पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से बेस्ट प्लेयर्स जो होते हैं, जो क्रीम होती है, वो वहां पर इस काबिल होते हैं कि वो पार्टिसिपेट करके जीतें ओलंपिक्स में। बाय चांस अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में जो ओलंपिक्स हुई हैं पीछे, पाकिस्तान का एक भी बंदा नहीं था पार्टिसिपेट करने वाला, जीतने वाला। उसके बाद क्या हुआ, उसने ड्रीम बना लिया कि मैंने ओलंपिक्स गेम्स में से गोल्ड मेडल जीतना है। गोल्ड मेडल, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। दुनिया के बड़े बड़े कंपेटिटर्स जो आए हुए थे, जो 20-20, 25-25 साल से अपने राइट हैंड से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने उससे दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और कैरली ने प्रैक्टिस शुरू करना कर दी किस हाथ से? द ओनली हैंड, जो सिर्फ ओनली हैंड, सिर्फ वो जो हाथ रह गया था। दिन रात उसने फोकस किया, दिन रात वो लगा। उसके प्लेयर्स ने कहा, ये हंगरी था, तुम जीत गए, दुनिया ने आना है, अमेरिका जो किसी को जीतने नहीं देता, चाइना जो किसी जीतते हुए को इतना बता देता है कि वो आसानी से नहीं जीता था, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के बेस्ट कंट्रीज ने यहां आना है। सो उसको अपना ख्वाब, अपना ड्रीम तर्क कर देना चाहिए, वो नहीं जीत सकेगा। बहुत रोया इस बात पे, लेकिन सिर्फ 2 ऑप्शंस थी, या वो छोड़ देता और या वो भागता अपने एम के पीछे। तो उसने क्या किया, वो अपने एम के पीछे भागा।
उसने दिन रात प्रैक्टिस की। 1940 ओलंपिक्स गेम्स अभी आने ही वाली थी कि दुनिया में एक और बड़ा हादसा हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो रही थी, उस वजह से उन्होंने क्या किया, ओलंपिक्स गेम को पोस्टपोन कर दिया कि नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब वो ये ओलंपिक्स गेम में हिस्सा लेना चाह रहा था, उसका ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ड्रीम था, ख्वाब था। तब उस वक्त उसकी एज थी 28 साल। और फौज में और ओलंपिक्स गेम्स में ये एज लिमिट भी होती है, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाले स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें जो फिजिकल पावर होती है वो उस बंदे में नहीं हो सकती जो एज के साथ ढलता जाता है। न्यू जनरेशन। तो उसने क्या किया, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया कि मेरा ये ख्वाब था ओलंपिक्स गेम्स में से गोल्ड मेडल बनने का, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, ये क्या हो गया। एज का भी फैक्टर था साथ में। उसने क्या किया, उसने अपने ड्रीम को कायम रखते हुए पोस्टपोन कर दिया। कब? 1944 पे। 1944 पे कि ठीक है, 4 साल मैं दिन रात एक करूंगा और मैं 1944 में क्या करूंगा, विन करूंगा, दोबारा गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। 1944 में उसने दिन रात मेहनत की। खाता भी था खाना, तो एक बाइट मुंह में और दूसरा निशाना। सोता भी था तो आखिरी जो नींद का झोंका होता है उससे पहले भी वो निशाना लगा के सोता था। उठता था तो जब आंखें इंसान हम मल रहे होते हैं, नींद में होते हैं, उस वक्त भी उठता भी निशाने लगाता था। Every time, because he just wanted to win, no matter what. दिन रात उसने मेहनत की। 1944 आ गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब तक नहीं रुकी थी। फिर पोस्टपोन 1948 पर हो गई। उसका दिल टूट गया। रो रो के उसने अपनी आंखों का बुरा हाल कर लिया। उसकी रूह तक कांप उठी कि मैं इस दुनिया में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स गेम्स में जीतना चाहता हूं, पूरी दुनिया को हराना चाहता हूं विद माय ओनली हैंड, और मेरे साथ किस्मत क्या सलूक कर रही है। कभी मेरा पूरा हाथ चला जाता है, कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स गेम्स पोस्टपोन हो जाती हैं और कभी फिर पोस्टपोन हो जाती हैं, और मेरा अभी एज फैक्टर भी सामने है। लोगों ने उसे कहा, खुदा नहीं चाहता कि तुम ओलंपिक्स गेम्स में से गोल्ड मेडल हासिल करो। लोगों ने कहा, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम पागल हो। लोगों ने कहा, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई है, ये खत्म भी हो गई तो ओलंपिक्स गेम्स नहीं होंगी। सो forget about it. Forget to become a great and a gold medalist. बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्करेज किया, उसकी हिम्मत तोड़ी, लेकिन उसने वही खेमा जो लगाया हुआ था वहां वापस किया और डिसाइड किया कि 1948 में जब ओलंपिक्स गेम्स होंगी तो वो फिर विन करेगा गोल्ड मेडल। 1948 आ गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी
ओलंपिक्स गेम्स की इनॉग्रेशन, उनकी लॉन्चिंग, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई। दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स, वो जिसको वो 40 साल से, 30 साल से, 25 साल से अपनी मेंटली और फिजिकल पावर से यूज कर रहे थे, वो वहां पर पहुंच गए और केरले भी वहां पर पहुंच गया। दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स वहां पर उन्होंने मुजाहिरा किया और जीता कौन? केरले। केरली ओलंपिक्स गेम्स में दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बन गया, गोल्ड मेडल हासिल किया उसने। दुनिया दंग रह गई उसको देख के। उसके बाद एज फैक्टर था, उसने कहा नहीं, अभी एक और। पूरी दुनिया में आज तक किसी बंदे ने 2 गोल्ड मेडल हासिल नहीं किए ओलंपिक्स गेम्स में। 1952 अगेन ओलंपिक्स गेम्स हुई और सेकंड गोल्ड मेडल भी किसने पिस्टल शूटिंग में जीता? केरली ने। That's what you are going to do. That's what each and everyone is going to do. Whoever is sitting here. बहाने बहाने बहाने। अगर हम होते तो कितना टॉप का बहाना था हमारे पास कि हम कैसे जीते, हमारा तो हाथ ही नहीं है जिससे हम 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम होते तो क्या कहते कि पोस्टपोन हो चुकी है 4 साल के लिए ओलंपिक्स गेम, हम नहीं जीत सकते। अगर हम होते तो क्या कहते कि दूसरी दफा भी पोस्टपोन हो चुकी है 1944 में, हम दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर नहीं बन सकते, ये हमारी किस्मत में नहीं है। और जिसने किस्मत को हराया, अल्लाह पाक के कानून को फॉलो किया कि इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, तो दुनिया में वो दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता उसने। ओलंपिक्स गेम्स की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री चेंज करके रख दी। You have to follow him in this regard. जितने बहाने हैं उनको साइड पे रखो और देखो क्या अवेलेबल है। ये ना सोचो कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, ये सोचो कि क्या पॉसिबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर रिच लोग अमेरिका में रहते हैं और वहां उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, सिर्फ बिलियनियर होने की वजह से नहीं, किसी और वजह से। और पता है वो क्या वजह है? बिकॉज दे ऑलवेज लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज। इस वजह से, क्योंकि वो हमेशा पॉसिबिलिटी क्या अवेलेबल है, क्या पॉसिबल हो सकता है, वो उसकी तरफ देखते हैं। In their dictionary there is no such word as no, impossible, नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। वो ये नहीं सोचते, वो ये नहीं देखते। वो कहते हैं there is always a way out. There is always a way out if you are willing to achieve something. If you want to accomplish your goal, there is always a way out. बंद कर दो।